नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह। हमारे आज के खास कार्यक्रम आमने सामने में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक और वार्ड नंबर 26 से पार्षद भी हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। देवेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे कि अब तक आप किन किन पदों पर रह चुके हैं और राजनीति में आपका प्रवेश किस तरह से हुआ? मैं सौभाग्य से बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। जब मैं 6th क्लास में था तब से मैंने ध्वज प्रणाम किया। उसके बाद में विद्यार्थी परिषद में मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में संस्कारित होते हुए पिछले जो नगर परिषद के चुनाव थे उनमें मुझे पार्टी ने टिकट दिया और वार्ड नंबर 27 से मैं पार्षद चुना गया। और उसी के बाद पार्टी के सहयोग से और आदरणीय डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना और दूसरी बार भी जनता के सहयोग से इस बार मैं वार्ड नंबर 26 से पार्षद हूं और पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए दूसरी बार मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया है। जी, मतलब अब कितने सालों से आप राजनीति में आए हैं? मैं कम से कम ये समझ लो कि 12-13 साल से सक्रिय राजनीति में मैं कार्य कर रहा हूँ। पदों पर हैं आप, हाँ जी, जिलाध्यक्ष भी हैं आप और कृषि उपज मंडी समिति के सदस्य भी हैं जी और पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 26 से। पहले 27 से अपने चुनाव लड़ा, इस बार 26 से लड़ा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। लेकिन आप पर ये सिद्धांत क्यों लागू नहीं होता? आपके पास तो बहुत पद हैं, 3-3 पद पर काबिज हैं आप। नहीं, बिल्कुल हमारे पार्टी का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद। लेकिन जहाँ तक पद की बात है तो उसमें तो ये है कि भाई पार्षद का जो चुनाव है वो जनता की सेवा के रूप में, जनता की सेवा करने के लिए मुझे जनता ने उसमें पार्षद चुना है। और संगठनात्मक रूप से मैं जैसे संगठन का व्यक्ति हूँ तो पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है। और जिस प्रकार का अभी कृषि उपज मंडी समिति डायरेक्टर की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल हमारे पार्टी में लोकतंत्र कायम है और पार्टी ने में उस लोकतंत्र के दृष्टिगत ही सभी पार्षदों ने ये तय किया, आदरणीय डॉक्टर साहब ने ये निर्देशित किया कि आप इसमें उम्मीदवार के रूप में रहेंगे और फिर मुझे कृषि उपज मंडी समिति का डायरेक्टर में चुना गया। और भी तो बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे सर। नहीं, कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता को क्या खासियत है कि आपको ये 3 पद दिए? हर कार्यकर्ता को अपने अपनी हिसाब से जिम्मेदारी मिलती है और शायद पार्टी को लगा होगा कि मैं इन सब जिम्मेदारियों को संभाल सकता हूं, इसलिए मुझे जिम्मेदारी मिली है। यानी कि कुछ एक व्यक्ति ही हैं बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खास जिम्मेदारी ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को काम मिलता है पार्टी में, हर कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारी उसकी निर्धारित की जाती है। आप पार्षद हैं वार्ड नंबर 26 से और बोर्ड है जो भाजपा का है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, ऊपर से नीचे तक यानी बात करें भाजपा की सरकारें हैं। और वायदे किए थे चुनावों से पहले, ये किया जाएगा, विकास किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन जनता निराश है। हमारी टीम ने थोड़े दिन पहले वार्डों का सर्वे किया तो जनता बहुत निराश हो चुकी है भाजपा की सरकार से। आपने जो वायदे किए थे अब तक क्यों आप सरकार खरी क्यों नहीं उतर? देखिए उम्मीदों पर विक्रम जी, निश्चित रूप से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिल्कुल जनता की अपेक्षा के अनुरूप नगर परिषद में हमारा बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जनता को हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और वो होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस प्रकार का कार्य हमारी केंद्र सरकार कर रही है और जिस प्रकार हमारी राज्य सरकार काम कर रही है, क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकारों की जो कार्यशैली थी, जो कारनामे, गलत कारनामे उन लोगों ने किए थे, उनसे आगे बढ़ने में हमें थोड़ा समय निश्चित रूप से लग रहा है और जनता की उम्मीदें जायज़ है और निश्चित रूप से हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम खरा उतरेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार की बात करें तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है नगर परिषद में। अब तक आप बात कर रहे हैं आप खरा उतरने की। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप रोज धरने प्रदर्शन करते थे, तो अब आप कितना खरा उतर पा रहे हैं? बिल्कुल, नगर परिषद में नालियां टूटी पड़ी हैं,
बदहाल स्थिति हो रही है वार्डों की। नगर परिषद की जहां तक बात है, नगर परिषद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे जो सभापति जी हैं वो बिल्कुल ईमानदार है और निश्चित रूप से एक अच्छा बोर्ड जनता ने चुना है। और कई भ्रष्टाचार की चीज हमें तो अभी कौन आरोप लगा रहा है मेरे को नहीं पता, कैसे लगा रहा है, लेकिन कोई भी नगर परिषद में दावे के साथ कह सकता हूं कि नगर परिषद में कोई भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं है। पार्षद खुद ठेके लेते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। ये आरोप लगाने की, पार्षदों पे आरोप लगाने की परंपरा बन चुकी है। पार्षदों पे आरोप लगाने की आप एक भी ठेकेदार बता दो, कोई पुराने अगर वो ठेकेदार हैं उनकी रोजी रोटी गुजारा इस नगर परिषद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पुराने ठेकेदार है, बाद में पार्षद बने। एक दो एक हैं मेरे ध्यान में, लेकिन पार्षद बनने के बाद मेरा ऐसा जानकारी में नहीं है, चाहे वो पिछले बोर्ड में हो चाहे वो इस बोर्ड में हो, कि उन्होंने कोई ठेकेदार के रूप में काम किया हो। अब पुराने जो ठेकेदार हैं और वो पार्षद बन गए तो वो रोजगार के लिए कहीं ना कहीं तो उन्होंने देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पार्षद बनकर फिर वो ठेकेदारी करे, और मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई करता है तो वो गलत है। हाई कोर्ट ने अभियान चला रखा है, हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार नगर परिषद ने अभियान चला रखा है आशियाने तोड़ने का, मतलब बहुत सारे आशियाने टूटे हैं, अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रखा है। आपने विरोध किया था इस बोर्ड से पहले, जब आशियाने टूटे, गरीबों के लोगों के आशियाने टूटे, आपने विरोध किया, और बहुत सारे जो कि प्रतिष्ठित लोग थे उनके आशियाने नहीं तोड़े गए, लेकिन जो गरीबों पे जो बुलडोजर चले हैं गरीबों के आशियानों पर, आपने भी विरोध किया था। लेकिन अभी तो आशियाने टूट रहे हैं, आप क्यों नहीं विरोध? मैं बताता हूँ आपको विक्रम, भाजपा का बोर्ड है इसलिए आप विरोध नहीं कर रहे हैं। जब पीछे राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो अतिक्रमण का माननीय उच्च न्यायालय ने जब ये अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया तो हमारी राज्य सरकार सही मायने में अपना पक्ष नहीं रख पाई, और राज्य सरकार और हमारे उस दौरान के तत्कालीन मंत्री महोदय अगर कुछ हस्तक्षेप करते तो निश्चित रूप से इन सब चीजों से बचा जा सकता था, क्योंकि हमने अपना पक्ष ही नहीं रखा। और नगर परिषद का सदस्य होने के नाते रेलवे स्टेशन के और वो जब अतिक्रमण गरीबों के तोड़े जा रहे थे तो मैंने बिल्कुल निश्चित रूप से उसका विरोध किया। हम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और उसके लिए हमने संघर्ष किया। और अब जब अतिक्रमण की बात है, आज निश्चित रूप से हमारी सरकार है, हमने आदरणीय डॉक्टर साहब को यह निवेदन किया और उन्होंने पूरी नगर परिषद के अधिकारियों को बुलाकर एक सर्वे करवाई और ऐसा एक जवाब दावा हमने कोर्ट में पेश किया कि जिस हिसाब से कि भी जो नाजायज कई जगह क्या हो रहा है, आज 100 फीट की सड़क है, नक्शे के अंदर वो 100 फीट की है, लेकिन सही मायने में वहाँ 100 फीट की रोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई मेन एरिया नहीं है। वहाँ पे 40 फीट की या 60 फीट की रोड से भी काम चल सकता है। तो वहाँ पे अगर गरीबों के मकान बचे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय को हमने ये नगर परिषद के माध्यम से ऐसा जवाब भिजवाया है। अभी आज आपने देखा होगा स्टेट टाइम के पट्टों के लिए हमने इसी बोर्ड में, क्योंकि हम जनहित के लिए गंभीर थे, हमने इसी बोर्ड के अंदर हमारे वरिष्ठ जो साथी थे पार्षदगण, उनके मार्गदर्शन में हमारे चेयरमैन साहब ने, सब ने मिलकर आज आप देखिए स्टेट टाइम के लोगों को आज पट्टे मिलेंगे, तो उस चीज में बहुत जनता को राहत मिलेगी। और अतिक्रमण की जहां तक बात है, अगर नाजायज कोई अतिक्रमण करता है, चाहे वो मैं करूं चाहे कोई भी करे, तो वो नाजायज है और वो टूटना चाहिए, उसमें अमीर गरीब का कहीं कोई भेद नहीं है। पहले तो आपने विरोध किया था, आपको भी पता ही है। बिल्कुल मैंने विरोध किया था, आज भी विरोध में हूं मैं। अगर किसी गरीब के साथ नाजायज कुछ आज भी होता है तो मैं बिल्कुल उसका विरोध करता हूं। चलिए, आप विरोध करते हैं, ये बात आप खुद कबूल कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद में जो कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, और नगर परिषद का लाखों रुपए का खर्चा है महीने का, लेकिन आय का कोई साधन है ही नहीं। तो नगर परिषद जो आय का साधन बनाती है, प्लॉट जो हैं वो बेच के आय के साधन वही हैं, प्लॉट बेचती है और आय में सुनिश्चित करती है उसको, लेकिन प्लॉट बेच कर कब तक आय कमाती रहेगी नगर परिषद? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। नगर परिषद के आय के मामले में नगर परिषद हमारी फिसड्डी है, और उसमें मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि उसमें हम सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी का बोर्ड रहा हो, चाहे मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। मैंने बोर्ड में ये बात कही है, कई बार मैंने बोर्ड में ये बात कही है कि जब सोर्स ऑफ इनकम नगर परिषद को नहीं होगा, बजट नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, और नगर परिषद का काम कैसे चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जमीन तो आज हमारी नगर परिषद के पास बहुत अच्छी जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन जमीन बेच के हम कब तक आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से चाहे वो निर्माण स्वीकृति की बात हो, अन्य बहुत सारे सोर्स जो है इनकम के सोर्स, हमने चेयरमैन साहब को निवेदन किया है और पूरे बोर्ड के
सभी पार्षदगण से हमने निवेदन किया है कि हमें कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए जिससे कि नगर परिषद में खूब सारा पैसा आए और वो शहर के विकास में लगे। आप खुद कह रहे हैं कि नगर परिषद के पास बहुत सारी जमीन है, तो वहाँ पे कोई नगर परिषद की तरफ से उद्योग लगने चाहिए, कोई खेती होनी चाहिए ताकि नगर परिषद नहीं, खेती की जहाँ तक बात है, कुछ जमीन है हम ठेके पे देते हैं नगर परिषद के माध्यम से, और ऐसा कुछ भी नगर परिषद के हिसाब से कुछ लघु उद्योग लगें और उस जमीन का कुछ सदुपयोग हो, निश्चित रूप से इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और आपके सुझाव को मैं बोर्ड में भी रखूंगा कि निश्चित रूप से ऐसा कुछ हो कि उस जमीन का सदुपयोग और नगर परिषद का सोर्स ऑफ इनकम बने। बहुत सारी इन्होंने बातें कही हैं, नगर परिषद को भी फिसड्डी बताया कि नगर परिषद में जो बहुत सारे काम है, हालांकि नगर परिषद पर जब से नगर परिषद बनी है तभी से नगर परिषद के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। नगर परिषद में आय का कोई साधन नहीं है, प्लॉट बेचकर आय कमाती है नगर परिषद। कब तक चलेगा ये सब? और भी बहुत सारे सवाल इनसे रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डेली लाइफ। भैया कितना हुआ? 49। भैया जो जाओगे? छुट्टा रख लीजिए। अरे सुनिए मैडम, 1 मिनट, 1 रुपया वापस कीजिए ना। ये 1 रुपया रखिए, बहुत काम आएगा आपके। हाँ, चलो जो। ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहे तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो जाइए और बांध लीजिए अपने प्रियजनों के भविष्य पर ये 1 रुपए का सुरक्षा कवच। बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा, और रक्षा तेरी पूंजी की जीवन भर की है सुरक्षा। पेश है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब बैंक खाता आसानी से खुलेगा, साथ ही डेबिट कार्ड और 1 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा। देशवासियों, अगर बैंक में खाता नहीं है तो आज ही नजदीकी बैंक शाखा या शिविर में या बैंक मित्र से संपर्क करें। बढ़ते जा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवेंद्र पारिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे और भी बहुत सारे सवाल रहेंगे। पारिक जी, एक सवाल आपसे कि पहले आप वार्ड नंबर 27 में चुनाव लड़ते थे, वहां से पार्षद थे। वार्ड नंबर 26 से अब चुनाव लड़ा और आप जीते हैं, तो वार्ड नंबर 27 में कौन कौन से आपने काम करवाए? कोई भी 5 काम आप गिनवाएं। वार्ड नंबर 27 के लिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कि जब मैं वार्ड नंबर 27 के लिए चुनाव लड़ रहा था तो कॉलेज गेट खुलवाने की सबसे बड़ी समस्या थी पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए, उस एरिया के गाँव के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ी मांग थी। उसके लिए 1 महीने तक मैं कॉलेज के आगे मैंने धरना भी लगाया, धरने पर मैंने बैठा, उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और उस दौरान चाहे वो राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें मैं ये है कभी सबका देखो सहयोग रहा। उस समय के हमारे तत्कालीन जो चेयरमैन साहिबा थी उनका भी, हम सब ने मिलकर कॉलेज की जो रास्ता खुलवाने की, वो मैं अपने आप की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और जितने भी विकास के काम थे, कच्ची बस्ती जैसे इंदिरा कॉलोनी का एरिया आता है तो उसमें सीवरेज का, सड़कों का, नालियों का कोई काम मैंने बाकी नहीं छोड़ा। यानी पूरे वार्ड के अंदर एक रोड ऐसी नहीं थी जहाँ पे कार्य नहीं हुआ। पीछे पारिक कॉलोनी का जो कच्चा एरिया है उसमें सोलिंग रोड्स वगैरह, नालियों का जितना भी काम, चाहे वो बेसिक काम जैसे लाइट्स के, सफाई के, उसमें मैं अपने आप को, जब मैंने मेरा विश्लेषण किया तो मैंने अपने आप को बिल्कुल संतुष्ट पाया उसमें, और जनता भी संतुष्ट रही। और वो महिला सीट आने की वजह से मेरे को 26 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ना पड़ा, नहीं तो मैं 27 से ही लड़ता। तो एक अगला सवाल आपसे, आप कृषि उपज मंडी समिति के सदस्य हैं, 4 साल बाद बोर्ड बना है और 1 साल बाद फिर दोबारा चुनाव होंगे, यानी कि 1 साल के लिए ही ये बोर्ड है। और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हो पाएंगे? क्या 1 साल में सभी काम हो जाएंगे? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पीछे जो सरकार थी उनमें जो यहाँ का नेतृत्व था उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी, नहीं तो हो सकता है ये बोर्ड पीछे भी बन जाता, और जानबूझ के विवाद में इसको डाला गया। और अब आदरणीय डॉक्टर साहब ने इसमें रुचि दिखाई, क्योंकि कृषि उपज मंडी समिति से शहर का और गाँव का दोनों का विकास होता है। तो इस बार की जो हमारे बोर्ड की, कृषि उपज मंडी समिति के बोर्ड की बैठक हुई तो उन्हें बिल्कुल गाँव को हमने प्राथमिकता में रखा है, और वहाँ पर रोड्स बनाने का, पुलियाँ बनाने का,
जितने भी हमारे ये जितने भी खाले हैं किसानों के, तो उसको हमने प्राथमिकता में रखा है। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा बजट हमारी कृषि उपज मंडी समिति के पास है। तो शहर के अंदर, धान मंडी में और जहाँ भी गाँवों के अंदर हम खूब इसमें विकास कार्य करवाएंगे। कौन से काम है जो प्राथमिकता से होने चाहिए? प्राथमिकता में तो अभी तो क्या है कि कृषि उपज मंडी समिति के जितने भी हम गाँव के रोड्स वगैरह बना सकते हैं वो हम बनाएंगे, और जहाँ किसानों को जरूरत की जो पुलियाँ हैं वो हम बनाएंगे। तो पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो किसान क्षेत्र पे रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र पे रहेगा। आप भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं। केंद्र और राज्य सरकार चुनावों से पहले बहुत सारे वायदे किए गए, बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए जनता को कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, जो खातों में जो जनता है उसके खातों में, पर हर एक व्यक्ति के खातों में लाखों रुपए आएंगे, काला धन वापिस आएगा। कहाँ गए अच्छे दिन? यहाँ तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा, जनता को नजर नहीं आ रहा, जनता तराही कर रही है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो विपक्ष के साथी और कुछ आप मीडिया के साथी जो है वो उसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने बिल्कुल 100 दिन में, मोदी जी ने जो कहा था 100 दिन में काला धन वापस लाने की बिल्कुल बात मोदी जी ने कहा था एसआईटी का गठन हुआ है इस सरकार के अंदर, और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। कहीं भ्रष्टाचार नाम की केंद्र में आप बता दो, एक भी कोई घोटाला हुआ हो तो बता दो। और बिल्कुल जहां भी, चाहे विदेशों के साथ हमारे इतने अच्छे संपर्क, पहली बार इतनी हमारी शानदार विदेश नीति है। और पाकिस्तान, चाइना का राष्ट्रपति अपनी यात्रा, पाकिस्तान की यात्रा छोड़कर, बीच में यात्रा छोड़कर भारत आता है। क्या ये अच्छे दिन नहीं है? क्या पाकिस्तान के जब हमारे सैनिक कांग्रेस के टाइम में सर काट के ले जाते थे, और पाकिस्तान, हम यूएनओ में हम जाते थे रोने, हम अमेरिका की तरफ देखते थे कांग्रेस के राज में। और ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पाकिस्तान को हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और मोदी जी ने, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि वो अगर हम 5 मारते हैं तो हम उनके 50 मारेंगे। और ऐसा जवाब अगर किसी सरकार ने दिया है पाकिस्तान को, मुंह तोड़ जवाब, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। कितनी सफल मानते हैं आप अपनी सरकार को? बिल्कुल, हम बिल्कुल संतुष्ट है और आम जनता भी संतुष्ट है। और केंद्र, मैं बता रहा हूं आपको, आप अपने हिसाब से विश्लेषण करते हैं, हम हमारे हिसाब से विश्लेषण करते हैं। आपका तरीका ही बता दें, आप किस तरीके से विश्लेषण करते हैं? मैं बता रहा हूं, हम आम जनता में जब जाते हैं तो आज हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग और गरीब जनता सब ये समझते हैं कि कुछ हमें समय चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने 50 साल तक इस देश पर राज किया उन्होंने ऐसी व्यवस्था को खराब कर दिया कि उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है। आज कोल ब्लॉक्स का जो आवंटन हुआ उसमें आप देखिए हजारों लाख करोड़ रुपए की हमें आमदन हुई है सिर्फ 2 कोल ब्लॉक्स के आवंटन में ही। और गैस सब्सिडी, स्वच्छता अभियान, जन धन योजना, यानी ऐसी शानदार योजनाएं जिनका मैं विक्रम जी आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर जब इनके रिजल्ट्स आएंगे तो निश्चित रूप से लोग ये बात कहेंगे कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगली बार जब चुनाव होंगे तब आप ये मौका मांगे कि एक मौका और दो तो हम? बिल्कुल मौका मांगेंगे, बिल्कुल मौका मांगेंगे, लेकिन अच्छे दिन निश्चित रूप से चल रहे हैं। आज हर ओर खुशहाली का वातावरण है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़े काम हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से इसका 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देखना, आपकी राय भी बदलेगी और निश्चित रूप से जनता के अच्छे दिन आ गए हैं और भी इससे अच्छा देश के अंदर हमारा वातावरण बनेगा और विकास की सीढ़ियां चलेंगी। यानी कि 1.5 साल बाद जब हम आपको इसी चैनल पर हमारे स्टूडियो में बुलाएं तो अच्छे दिन आ चुके होंगे? बिल्कुल आ चुके होंगे, निश्चित रूप से। देवेंद्र जी, अगला सवाल आपसे कि कांग्रेस के राज में आप कानून व्यवस्था चौपट होने के कारण आए दिन धरने प्रदर्शन करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन आपकी सरकार में भी तो कानून व्यवस्था चौपट ही नजर आ रही है। जैसा कि आए दिन चोरियां हो रही हैं, भादरा जो कि चोरों का और डकैतों का गढ़ बनता जा रहा है, हरियाणा से आते हैं डकैत, कार्रवाई करके निकल जाते हैं वापस। सरकार इस और क्यों गंभीर नहीं है? पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाता है। जिला मुख्यालय की बात कर लें, जिला मुख्यालय में आए दिन चोरियां बढ़ रही हैं, पुलिस प्रशासन सो रहा है। क्या कर रही है आपकी सरकार? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के प्रति सरकार गंभीर है। और जहां तक कांग्रेस सरकार की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस सरकार के टाइम आप देखिए उनके कैबिनेट के सदस्य, उनके कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री वो बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में, संगीन मामलों में वो
इन्वॉल्व थे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात हो नहीं सकती। वो तो आपके और उस दौरान की आपके मंत्री हैं, उन पर भी आरोप लगे। देखो, आरोप लगाना, आरोप आज मेरे पे भी लग सकते हैं, निहाल चंद जी पे आरोप लगे, लेकिन जिसने आरोप लगाए उसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर निहाल चंद जी का नाम लेने के लिए उसको उकसाया था। और कानून व्यवस्था पे हमें और हमारी पार्टी को पूरा भरोसा है, और निहाल चंद जी कानूनी प्रक्रिया से निकलकर बिल्कुल निर्दोष साबित हुए और आज केंद्र में हमारी पार्टी के वो मंत्री हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बात कर रहे हैं, ये कहीं उस पर लड़की पर दबाव दे? बिल्कुल, कहां दबाव बनाया? दबाव तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने निहाल चंद जी का नाम लेने के लिए उनको उकसाया। बाकी निहाल चंद जी का कहां, बताइए। और जो कांग्रेस के जो मंत्री थे, वो केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि उनको जेल जाना पड़ा। अगर निहाल चंद जी दोषी होते तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती, लेकिन वो बिल्कुल पाक साफ निकले और कहीं कोई वो दोषी नहीं थे, और आज वो बिल्कुल अपने निर्दोषता सिद्ध कर चुके हैं और केंद्र में हमारे मंत्री हैं। बात जिले की चल रही है साहब, जिले में चोरियां बढ़ रही हैं, कानून व्यवस्था की जिले की बात हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ कमियां हो सकती है, चोरियां बढ़ रही है, और चोरियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं नशा। आज हमारे युवा कुछ भटक रहे हैं, और कुछ हो सकता है इधर उधर से भी कुछ अपराधी किस्म के लोग वारदात करते हैं, ये बात इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के एसपी साहब नौजवान हैं और बहुत अच्छा। अभी प्रेमनगर में एक घटना हुई थी, तो जो लोग दोषी थे उनको जबरदस्त उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और पूरा उसके एक शहर के अंदर मैसेज गया है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके प्रति गंभीर है, पुलिस प्रशासन गंभीर है, और हम भी इस संबंध में मंत्री जी से भी बात करके और निश्चित रूप से इसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से ही जिला प्रमुख हैं कृष्ण चोटिया, उन पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के ब्लॉक महामंत्री की गाड़ी में अफीम रखवा दी। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या है ये? देखिए, बहुत दुख होता है जब कोई आदमी किसी जनप्रतिनिधि पर दुर्भावनावश आरोप लगाते हैं। घटना क्या थी, कैसे हुई, मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत रंजिश के लिए किसी व्यक्ति का यूं नाम घसीटना, वो कहां तक न्याय की बात है? जिस आदमी की गाड़ी में जो कुछ भी मिला, वो कैसे आया, कहां से आया, वो तो वो जाने, और वो पुलिस प्रक्रिया का हिस्सा है ना। पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच में जो भी दोषी होगा, चाहे वो किसने करवाया, किसने रखवाया या नहीं रखवाया, या उसका खुद का था, वो सारी जांच का प्रक्रिया है, वो पुलिस उसकी जांच कर रही है। अकेला आंदोलन करके आप सरकार पर, प्रशासन पे दबाव बनाकर भीड़ इकट्ठी करके अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकते। आप कानून व्यवस्था पे भरोसा रखो, अगर आप दोषी नहीं हो तो निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय नहीं होगा। मान लीजिए कल, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कि साहब जिला प्रमुख साहब ने ये कर दिया, वो बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये कर दिया, क्या मतलब वो ऐसे आरोप लगाने का? आपकी जो, मान लीजिए आपकी कोई ओपन जीप है, या कल को आपकी गाड़ी में अफीम मिलती है, तो आप पर आरोप लगते हैं, तो उसमें क्या वो आपकी होगी अफीम? एक बात बताइए, निश्चित रूप से मैं इस परंपरा को ही गलत मान रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी गाड़ी में मिले या किसी की गाड़ी में मिले, लेकिन इतनी बात तय है कि एक बार जब किसी की गाड़ी में, किसी के मकान पे ऐसा कुछ मिलता है, तो उससे पूछताछ पुलिस करना, पुलिस अगर पूछताछ करे तो वो तो कोई गुनाह नहीं है ना। अगर मेरी गाड़ी में मिलते तो पुलिस मेरे से पूछताछ करेगी, अगर मैं निर्दोष हूं तो मैं बच जाऊंगा, उसमें काम आपत्ति है। लेकिन अगर मेरी गाड़ी में ऐसा कुछ आपत्तिजनक मिले और उसके बाद में मैं आप पे या किसी अन्य पे आरोप लगाऊं, वो कहां तक उचित है? बात इस बात की है। आपने एक आंदोलन ये भी चलाया था कि जो मोहल्लों में शराब के ठेके 8 बजे के बाद खुले रहते हैं, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था, लेकिन आंदोलन मेरे को आपका ये फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब भी तो ठेके 8 बजे के बाद खुले रहते हैं। देखिए, या वो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम आंदोलन चलाया? देखिए, नहीं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनसे 200 मीटर की परिधि से अंदर शराब के ठेके खोले जाएंगे। और वार्ड नंबर 26 का जो ठेका था, वो हमारे डॉक्टर सैनी साहब का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे चल रहा था, रावत से रोड पे, उसको अंदर ठेकेदार ने शिफ्ट किया। मैं पार्षद होने के नाते ना मेरे से बात की, ना मोहल्ले के लोगों को विश्वास में लिया, और वहाँ पे जो ठेका खोला वो कॉलेज के बिल्कुल पास था, बच्चियों का, महिलाओं का वहाँ पे आना जाना था, और एक जगह से बिल्कुल वो किसी सूरत में भी वो सही नहीं था। उसका हमने बिल्कुल विरोध किया, उस ठेकों को वहाँ से हटाया, और जो भी शराब माफिया
हमने पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तब भी विरोध किया, आज भी विरोध करते हैं भी 8 बजे के बाद शराब नहीं बिकनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा का राज है और भाजपा के राज में ही आंदोलन हो रहे हैं, देखिए आंदोलन कर रहे हैं। देखिए मतलब तो ये तो नहीं कि भाजपा, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं की बिल्कुल सुनवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हर कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है और जहां तक अन्याय की बात है, जहां तक आंदोलन की बात है, जहां तक शराब माफिया और जुआ माफिया और सट्टा माफिया की बात है, हमारी पार्टी ने हमें संघर्ष करना सिखाया है और उसमें हमने कोई गलत नहीं किया। जब पूरा मोहल्ला एक साथ था, जब मेरे मोहल्ले पर मेरी जनता के ऊपर जब दुविधा थी और वो ठेके को हटाने के लिए एकजुट हो रहे थे, तो मेरा जनप्रतिनिधि होने के नाते दायित्व तो बनता था कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। तो उसमें ये नहीं था कि साहब सरकार की पॉलिसी ऐसी है, उसमें वो ऐसा है। वो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था और हमने एकत्रित होकर जो भी हमारे आबकारी विभाग के अधिकारी उनको ये निवेदन किया कि वो लोकेशन आप कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने लोकेशन कैंसिल कर दी, उसमें सरकार का विरोध जैसी कोई बात ही नहीं है। बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं कि जैसा कि हमने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है और भाजपा सरकार गंभीर है उन मुद्दों को लेकर, जो बातें सरकार ने चुनाव लड़ने से पहले की थी वो वायदे पूरे होंगे। लेकिन पारिक जी, एक आखिरी और छोटा सा सवाल आपसे कि मोदी जी ने जो वायदे किए थे लाखों रुपए खातों में आने के, वो कब तक पूरे हो पाएंगे? आखिरी सवाल आपसे। सरकार पहली बार ये हो रहा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार जो चल रही है, 213 रुपए साल के जमा करवा के और 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। दुर्भाग्य से भगवान नहीं करे किसी के साथ दुर्घटना हो, लेकिन उस परिवार से आप जाके पूछिए जिसके घर में खुद कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है। ये आदरणीय मोदी जी ने पहली बार किया है कि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई अंग भंग हो जाए, कोई विकलांग हो जाए या दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो 213 रुपए साल के देके आज तक किसी गरीब आदमी का बीमा होता था क्या? आज तक गरीबों को बैंकों की वैल्यू ही नहीं पता थी। आदरणीय मोदी जी ने जीरो बैलेंस पे पहली बार इतने खाते खोलने का जो काम किया है, तो वो खाते कोई नींद में नहीं खुलवाए हैं। वो निश्चित रूप से सरकार की ऐसी योजना है। अभी गैस की आप बात करें, गैस के अंदर आप देखिए कितनी कालाबाजारी बंद हुई है। वो सब्सिडी का सारा पैसा लोगों के जो डिजर्विंग पीपल्स हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनके अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है। और उसी प्रकार से जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो पात्र लोगों को मिले और उनके खाते में वो सारा पैसा आएगा और निश्चित रूप से अच्छे दिन आए हैं देश के और इससे भी अच्छे आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जनता ये आरोप लगा रही है कि अच्छे दिन आए हैं, लेकिन नेताओं के आए। जनता नहीं लगा रही, विपक्ष के साथी लगा रहे हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल किए हैं इनसे और इनका कहना है कि अच्छे दिन आ चुके हैं और भी अच्छे दिन जनता के आने वाले हैं और बहुत सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई हैं वो काफ़ी जो कि सफल सिद्ध होंगी जनता के लिए। जनता को उन योजनाओं का फायदा मिलेगा। बहुत सारे विकास कार्य इनका कहना है कि करवाए जाएंगे, जो चुनावी वायदे किए थे वो जल्द ही पूरे किए जाएंगे, ये इनका कहना है। लेकिन देखना होगा कब तक ये वायदे पूरे होते हैं जो सरकार ने किए थे। अब देखते रहिए डेली लाइव। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।